अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। प्रोसेस जो कि जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सही है, ये चार मेन प्रोसेसेस हैं जो कि उसमें होते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लास 10 बायोलॉजी का। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्या 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, सो आई होप ये बहुत इजी चीज़ें थी, क्लियर होंगी। अब हम बेसिकली पहले पढ़ते हैं कि ये देखते हैं, सामने आपके सामने पिक्चर होगी, डायग्राम नजर आ रही होगी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहले इसके ऑर्गन्स देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जहाँ से अगर आप लाइक सोचें भी कि अगर हमने पहले पढ़ा था कि इंजेशन होता है फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें इट इज़ टेकिंग इन फूड, ये खाना खाने का प्रोसेस, तो जाहिर है ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये आपके माउथ से स्टार्ट होना चाहिए। तो माउथ को हम कहते हैं ओरल कैविटी, कि लाइक जो पूरा जिसमें ये टीथ और टंग और सारी चीज़ों को मिलाकर, दिस इज़ द ओरल कैविटी जो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर टंग होती है, इसमें दांत होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है ऐसा आपको ब्लैक वाला पार्ट, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आता है, उस सलाइवा की क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर बेसिकली उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइजेशन भी। तो डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है माउथ में। अगर कोई क्वेश्चन आए या कुछ हो कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो उसमें स्टमक नहीं लिखना, वो ओरल कैविटी में भी होती है डाइजेशन स्टार्ट, एंड देन इट ऑब्वियसली कंटिन्यूज एंड एंड्स इन स्टमक। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर फेरिंग्स होता है हमारे पास एक यहाँ पर और पार्ट, फिर ओसोफेगस होती है। ओसोफेगस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो सोलो हम करते हैं खाना, जो मुंह से स्टमक तक जाने का जो बीच में कनेक्टिंग पार्ट है, वो ये ओसोफेगस है।
पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आगे सब ऑर्गन्स को हम डिटेल में करेंगे, अभी बस मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर ज़ाहिर है खाना जब आता है तो स्टमक में लैंड करता है। स्टमक इज द प्लेस जहाँ पर सारी डाइजेशन होती है। फिर ये स्टमक से अगर आप इसको लेकर एज अ कंटिन्यूशन देखें तो ये स्टमक के बाद ये डोर्डिनम होती है। डोर्डिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें किकेनियम है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन, रेक्टम और एनस करके खत्म करती है। फिर यहाँ एक स्मॉल पार्ट होता है विच इज अपेंडिक्स, और उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। फिर ये दो ग्लैंड्स होते हैं, तीन ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो ये सारे प्रोसेस, ये सब जो है ऑर्गन्स, ये मिलाकर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब इन सारों को अगर हम डिवाइड करें बिटवीन लाइक दो मेन पार्ट्स में, दो मेन सेट्स ऑफ ऑर्गन्स में बेसिकली, कि क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ना दो सेट्स हैं ऑर्गन्स के, आधा कुछ काम कर रहे हैं और बाकी कुछ काम कर रहे हैं। तो जो एक है विच इज जो एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, वो है मेनली कंसर्न विद आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ऑफ द फूड। जो कि जो आपने खाना खाया, डाइजेशन उसकी हुई, एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट मटेरियल्स के निकलना, इस सब को डील करता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं? एलिमेंट्री कैनाल में आता है ओरल कैविटी आपका, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यही पूरा रेक्टम और ये वाला पार्ट है जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और अंदर जो ब्लैक कलर का कॉइल सा हुआ नजर आ रहा है, जो फोल्डिंग्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये मिला के बनाते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल। फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। जैसे कि मैंने बताया ग्लैंड्स में क्या है, लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक में अभी नजर नहीं आ रहे मगर उसमें होते हैं। ये मिलाकर आपका बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सिस्टम। तो ये दो सेट्स हो गए हमारे पास अलग से, जो और इन सब के पार्ट्स के। तो अब हम इसमें आते हैं फर्स्ट के, जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पढ़ने वाली, वो है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, बिकॉज सारे चार मेन प्रोसेसेस ही एलिमेंट्री कैनाल में हो रहे हैं, सो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम इसके अलावा गट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सारे जो नाम है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के नाम बताएं या इसमें क्या क्या होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि अभी हमने पूरा देखा कि इसमें क्या क्या होता है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक कंटिन्यूअस ट्यूब है, यहाँ से ये माउथ जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है टिल रेक्टम, यही एक कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसकी लेंथ टोटल 9 मीटर्स की होती है एडल्ट्स में। ठीक है, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कहाँ है? ज़ाहिर ओरल कैविटी और स्टमक में। स्टमक में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि ये यहाँ पे डाइजेशन होगा, फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो हर जगह के अलग अलग वो बना हुआ जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है कि वो फंक्शन में हेल्प कर सके। तो अब जाहिर है ये पता है कि इट बिगिंस एट द माउथ और एंड कहाँ होती है? एनस में। यहाँ पर एनस बना नहीं है, बट रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज द एनस। और ये पूरा अंदर से इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, ताकि सब खाना कोई फ्रिक्शन ना कॉज हो सके। म्यूकस का पर्पज हर जगह यही होता है कि आराम से जो फूड आप खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो इजीली स्लाइड होकर स्टमक से और पूरा बॉडी में निकल जाए। तो इसलिए म्यूकस लाइनिंग एक पूरी बेस में इसकी होती है। अब इसका हर रीजन जो है, हर पार्ट, वो एक अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उसमें हर फंक्शन करने के लिए अलग फंक्शन करने का उसका मतलब वो है कि करता है, परफॉर्म करता है। तो जैसे ओरल कैविटी है, यहाँ पे क्या पर्पज होगा? ज़्यादा दांत है, टंग है, तो उसको च्यू करना, फूड को सलाइवा से मिक्स करना, ये सारा काम होता है। फिलोसोफिकस का भी पर्पज यही होता है कि वो खाने को आराम से लाइक आगे नीचे आगे नीचे तक पहुंचा सके, पेरिस्टालसिस कर सके, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर स्टमक होता है जिसका प्रोसेस डाइजेशन का पर्पस डाइजेशन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह हर चीज़ का एक पर्पस है। तो इट स्टार्ट्स विद द माउथ। माउथ ज़ाहिर एंट्री पॉइंट है ओरल कैविटी का, माउथ कैविटी का। इसमें दो चीज़ें होती हैं, टीथ एंड टंग। या आई एम श्योर इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर ओरल कैविटी जो है इट्स ब्रॉडर टर्म, इसमें जॉज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपर जॉज एंड लोअर जॉज, अगर आप अपना भी ज़रा माउथ को सोचें या देखें तो ऊपर वाला जॉ जो है वो लाइक दो जॉज होते हैं। अपर जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, वो हिल नहीं सकता होता है। नीचे वाला जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है। अगर आप बोल भी रहे हो या खाना भी चबा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लोअर जॉ ही एक्चुअली मूव कर रहा होता है, अपर जॉ जहाँ है वो वहीं फिक्स्ड रहता है। You can just test it out as well.
तो यहाँ पर ओरल कैविटी का क्या पर्पस है कि यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इट स्टार्ट्स डाइजेशन मैकेनिकली बाय च्यूइंग एंड केमिकली बाय सलाइवा। ठीक है, सलाइवा को मिक्स करते हैं, तो सलाइवा में क्या होते हैं, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया, तो वो खाने पर एक्ट करना वहीं से माउथ से शुरू करते हैं। जितनी देर फूड आपके पास मुंह में होता है उतनी देर थोड़ी देर एंजाइम्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं, इवन जब आगे भी जाता है तो एंजाइम साथ में ट्रैवल करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है एंड मेनली मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। फिर आता है फेरिंग्स, जो कि फूड और एयर का मतलब उसमें पैसेज होता है जिसमें एयर और सारी चीजें आ रही होती हैं। तो अब ये माउथ को और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है विद ओसोफेगस और ट्रेकिया। अब दो हमारे पास चीजें हैं, एक ओसोफेगस है जो कि अभी आपने देखा यहाँ पर ये वाला ट्रैक, और एक है ट्रेकिया जो कि बना हुआ नहीं है, वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से लोग उसको कनेक्ट करते हैं, वो एयर के लिए होता है। तो उसमें से अगर आप कहना कि जो विंड पाइप होता है, ऐसे दो पाइप्स होते हैं, एक होता है ओसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है एंड ट्रेकिया इज द विंड पाइप या एयर पाइप। तो इससे से सांस ले रहे होते हैं, जो सांस हमें अंदर फील होती है कि ब्रीदिंग इन, तो वो ट्रेकिया के थ्रू होती है। तो फेरिंग्स जो है ना, ये कनेक्ट करता है माउथ और नेजल कैविटी को इन दोनों चीजों से। इसका बस यही पर्पज है, इसका डाइजेशन वगैरह में कोई काम नहीं है। फिर आता है ओसोफेगस, जैसे हमने देखा ये लंबा ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आराम से, और ये फेरिंग्स को स्टमक तक कनेक्ट कराता है। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती, यहाँ से बस कनेक्ट हो रहा होता है मुंह और स्टमक, फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करता है ताकि फूड ऊपर से नीचे तक पहुंच सके बस। फिर आता है स्टमक, जो कि एक्चुअली मेन पार्ट है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन एसेट है वो स्टमक है। स्टमक एज यू कैन सी यहाँ पर सामने बना हुआ है, ये जे शेप्ड ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इस तरह भी बनाऊँ तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जे शेप्ड ऑर्गन है। तो या और ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो ऊपर वाली पार्ट में होती है डिवाइड, और नीचे वाले पार्ट में, तो जो लोअर बॉडी वाला पार्ट है दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। तो वहाँ के लेफ्ट साइड पर स्टमक मौजूद होता है, डायफ्राम के जस्ट बिलो। और ये तीन पार्ट्स होते हैं स्टमक के, एक होती है इसके कार्डियक रीजन, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द कार्डियक रीजन। फिर फंडस होता है, और एक पाइलोरिक रीजन होता है, ये पाइलोरिक रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, बीच का पार्ट इज द फंडस। तो कार्डियक रीजन जो है वो ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और पाइलोरिक रीजन जो है वो, जैसे यहाँ देखो ये डिओडिनम जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो इससे कनेक्टेड पाइलोरिक रीजन होता है। तो ये इसका कनेक्शन है, चल गई। अब ओपनिंग्स एंड स्फिंक्टर्स, जो ओपनिंग ये वाली, जो ओपनिंग ओसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, ठीक है। और ये इस डायरेक्ट क्योंकि कार्डियक ओपनिंग है, तो जो स्फिंक्टर इज लाइक अ फ्लैप, छोटा सा इस तरह का ना फ्लैप सा होता है, जो कि जब इसमें से कुछ आ रहा होता है तो ये खुल जाता है, वरना ये बंद हो जाता है, बिल्कुल एक लाइक फ्लैप सा। तो इसलिए जो कार्डियक ओपनिंग है वो कार्डियक स्फिंक्टर से गार्डेड है। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो इससे ओपनिंग को मतलब इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और जो ओपनिंग स्टमक को डिओडिनम से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रही है उसको पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं। तो वो उसका नाम, जो स्फिंक्टर का नाम है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, बस नाम याद रखने होंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं है, बस यही बात है। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट तरीन पार्ट होता है, ये अराउंड 6 मीटर्स की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें से सिर्फ डुओडेनम जो फर्स्ट पार्ट है वो ही 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो इट्स लाइक बहुत लंबा। फिर इसका डायमीटर छोटा होता है तभी, अच्छा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ये इनकी लेंथ की वजह से नाम नहीं है, इसका नाम का ताल्लुक है इनके डायमीटर से, कि यानी बीच का जो वो है लाइक द पाइप जो है उसका क्या डायमीटर है। डायमीटर इस तरह होता है कि अगर ये सर्किल है तो इसके बीच का कितना एरिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मूव कर सकेंगी, और जितना स्मॉल होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा और मूव उतना ज़्यादा मटेरियल मूव नहीं कर सकता। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, वरना लेंथ में ये बहुत लंबी होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबी होती है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना कि साइज किसमें लंबा ज़्यादा इसमें है या लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है और वाइडर होती है ये। और जो इसका ऐसे शक्ल से भी देखें तो यहाँ ये वाइडर लग रही है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जिसकी लेंथ है इट इज़ ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग, तो ये छोटी काफ़ी होती है कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर हम थे तो डिओडिनम इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि यू शेप्ड होता है, एंड यहाँ से खाना आप रिसीव कर रहे हो, आप जो अब पूरा जो फूड का मटेरियल बनकर आ चुका होता है। बाइल डक्ट, अच्छा इसमें आगे कनेक्ट होती है बाय गॉल ब्लैडर से निकलती है बाइल डक्ट, वो यहाँ आती है, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आती है कैरियंग पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और फिर हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ तक आती हैं, उनकी सिक्रीशंस इसके अंदर होती हैं। फिर आता है जियोजिनम। जियोजिनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट, ये 2.5 मीटर्स का होता है, सही है। और फिर जो इलियम है, जो द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 4 मीटर्स लॉन्ग होता भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। है, सही है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब आप लोग याद कर लेगा, और इसमें यही बस बेसिक बात है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये साइज में छोटी है बट वाइडर, वही बात। इसकी जो डिविजन्स हैं वो भी 3 डिविजन्स हैं। एक है केकियम, कैल्शियम, व्हाटएवर इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है। ये एक पाउच लाइक एरिया होता है जिसके अंदर इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि अपेंडिक्स हमने ऊपर नाम पढ़ा था ना। अच्छा, अपेंडिक्स का ह्यूमंस में या हमारे अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, बिकॉज ये अब रिडंडेंट एक ऑर्गन हो चुका है, इसका कोई काम नहीं होता। ये एनिमल्स में इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एवोल्यूशन की वजह से अब बस साइड पर होता है। तो अपेंडिक्स इसके अंदर होता है, इसे देख सकते हैं आप कैल्शियम में। फिर कोलॉन होता है, कोलॉन इज द मेन पार्ट। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। अच्छा, अगर देखो भी असेंडिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही हो, है ना। तो ये अगर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है दिस पॉइंट से, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन। फिर ट्रांसवर्स मीन्स जो कि लाइक हॉरिजॉन्टल इसका मतलब होता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो पूरा हॉरिजॉन्टल एक पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर यहाँ से अब नीचे आना है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ाहिर डिसेंडिंग कोलॉन। एंड ये वाला जो यहाँ से पार्ट इधर की तरफ हो रहा है, लाइक कन्वर्ज हो रहा है नीचे रेक्टम और इनस की तरफ, उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। बस यही 4 इसकी आप अगर डायरेक्शंस याद रखें तो नाम भी याद इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आता है रेक्टम, जो कि एनस की तरफ लीड करता है, और वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, सही है। ये इसका बस पूरा वो है। एंड यहाँ तक ही अभी हम इस वाले लेक्चर को रखते हैं, बाकी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हम नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो क्लास 10 बायोलॉजी का पार्ट है। सो अभी तक हमने कवर किया है पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल और सारे जो ऑर्गन्स डाइजेशन में, और जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है बेसिकली जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम कवर करेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स और वो पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर ये डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं, सही है। सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 ऑब्वियसली है हमारे पास टीथ, जो कि जहाँ से सब स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली जब खाना खाते हैं तो जो मेन मैकेनिकल ब्रेक डाउन होना होता है फूड का, जिसकी वजह से फूड स्मॉल पार्ट्स में कट करते हैं, उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो जो है टीथ होते हैं। सो टीथ का फंक्शन तो यही है कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। इसके 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा। एक होते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स आगे वाले दांत होते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो हैं जो कि जिससे आप खाना कट करते हैं, ठीक है। इमेजिन अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो सामने वाले इन 4 टीथ से यू विल बाइट इनटू एन एप्पल, राइट, या कट करेंगे आपका फूड को। फिर होते हैं कैनाइन्स हमारे पास, ये वाले जो ये वाले टीथ है ना, दीज शार्प, जो जिसको मतलब अगर हम लायन को अगर आप देखो तो जो लायन पहले दिमाग में आता है ना कि जो साइड के 2 लंबे वाले दांत होते हैं, दे आर कैनाइन्स। ये होते हैं हर इंसान में, हर ऑर्गन में है, हर ऑर्गेनिज्म में है। सो इसमें डिफरेंट डिपेंड करता है कि उसकी क्या शेप है और क्या उसका काम है। जैसे लायन का काम ही फूड को टेयर करना होता है, यानी उसको अपना जो भी शिकार को पकड़ता है वो, इसलिए उसे कैनाइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। हमारे इतने प्रोमिनेंट नहीं है बट दे ऑल्सो हेल्प। तो ये
इसका काम क्या है, टीयरिंग ऑफ फूड। तो कुछ भी खाने को अगर आपने टीयर करना है या उसको बाइट वैसा वाला करना है तो कैनाइन होते हैं। फिर आते हैं प्री मोलर्स, जो कि ये वाले पार्ट्स होते हैं टीथ, ये फूड को क्रश करते हैं। एंड फिर आते हैं मोलर्स, जो कि बिल्कुल बैक पर होते हैं, ये वाले तीन। एंड ये क्या करते हैं, ये फूड को ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल लाइक एक स्मॉल पेस्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सही है। सो ये 4 टाइप्स हैं। अब इनकी अरेंजमेंट क्या होती है कि इंसाइजर्स और कैनाइन्स जो हैं ये सबसे आगे फ्रंट पर होते हैं, बिकॉज इनका काम कट और टेयर करना है। और जो जिसकी वजह से आप क्रश करते हैं या पूरा आप आराम से खाना ग्राइंड करते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो मोलर्स एंड प्री मोलर्स करते हैं। तो इसी वजह से वो बैक ऑफ द माउथ में होते हैं। सही है। तो ये अरेंजमेंट याद रखना, इंसाइजर एंड कैनाइन्स आर एट द फ्रंट एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर एट द बैक। ह्यूमंस हैव 2 सेट्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये पता होगा बचपन में मिल्क टीथ होते थे, फिर बाद में परमानेंट टीथ आ गए, तो यही बात है। हमारे पास टंग। टंग ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि काफ़ी इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये च्यूइंग में, सॉल्विंग में और स्पीकिंग में हमें बात करने में हेल्प करता है। फिर सेकेंडली ये टेस्ट परसेप्शन में हेल्प करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है टंग का, कि टेस्ट परसेप्शन। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पर क्या, मतलब क्या कैसा टेस्ट है, कैसा मज़े का है, है वो टंग ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब टंग में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आप टेस्ट की सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसे हर अलग जगह पे सेंसर्स होता है ना, वैसे ही टंग पे हमारे पास हैं उमामी फ्लेवर्स होता है, जो लाइक अ वेरी एक फ्लेवर होता है। वो टंग की जो मिडिल और बैक वाला एरिया है, ये पूरा जो ब्लैक से डार्क नजर आ रहा है ना, ये इस वाले पार्ट में फील होता है। फिर जो स्वीट चीज़ें हैं वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे आपको फील होंगी। जो सॉल्टी चीज़ें हैं वो टिप ऑफ साइड्स पे होती हैं, यानी इस साइड पर ये टेस्ट आएगा। फिर सार फूड का सार आइटम्स जो है वो साइड मिडिल में फील होंगे, मतलब इधर। और जो बिटर है वो बिल्कुल बैक पे रेयर पे फील होगा। सही है। तो दिस इज इट। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स पे हम आ जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ज़ाहिर है ऐसे नाम से समझ में आ रहा होगा। तो सलाइवा का क्या पर्पस होता है कि फूड को मॉइस्चर करता है, यानी एक उसमें मॉइस्चर के और इजीली ताकि वो आगे ट्रांसफ़र हो सके फूड। यहाँ पर सलाइवा की वजह से, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है फूड की, जो भी खाया आपने, क्योंकि इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको शायद पता हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है। एंड हमारे यूजुअली ज़्यादातर खानों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए मुंह से ही डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। एंड कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, तो इसलिए वो माउथ से ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड वो जब तक स्टमक में जाता है थोड़ा बहुत उसकी केमिकल डाइजेशन हुई भी होती है, एंड फिर स्टमक में प्रॉपर्ली होती है। अब इनके 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। एक होते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल कानों के नीचे और उसके आगे होते हैं, ठीक है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। फिर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, यहाँ लिखा है लोकेटेड बिलो द जॉ, ये जॉ के नीचे होते हैं। जैसे यहाँ पर सब मैंडिबुलर इधर नजर आ रहा है ना, ये जॉ है, तो जॉ के इधर नीचे वाला इज सब मैंडिबुलर। पेरोटिड ग्लैंड ये है कान के नीचे और आगे वाला, ये पूरा पार्ट दिस इज पेरोटिड ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर है इधर वाला। और फिर है सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स या सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये डक्ट्स तो ये हैं, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो ये वाला है, ये बिल्कुल टंग के नीचे होता है आपके। सही है। अब सलाइवा हमें 2 मेन चीज़ों में हेल्प करता है, एक स्वॉलोइंग में कि खाना हम निगल सकें, और एक होता है कि माउथ और टीथ को क्लीन रखने के लिए भी। तो जो खाया है वो वहीं दांतों में चिपका ना रहे, तो वो माउथ और टीथ को एक नेचुरल क्लीनर भी होता है। फिर आते हैं हमारे पास लिवर। तो लिवर का क्या फंक्शन है, लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं हुईगा, लिवर एक ऑर्गन नहीं है। लिवर मतलब वैसे तो आप कह सकते हैं कि इट्स एन ऑर्गन, बट ये मेनली एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड का क्या पर्पस होता है, ग्लैंड में वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका अंदर से कुछ सिक्रीशंस होनी होती हैं। तो जैसे लिवर जो प्रोड्यूस करता है जो सिक्रीशन, वो बाइल होती है। सही है। सो अब हम इसकी देखते हैं। तो ये शेप है जैसे लिवर की। तो लिवर इज लाइक अ वेज शेप और रेडिश ब्राउन कलर होता है। शायद आपने देखा हो अगर कलेजी कोई खाता है, सो कलेजी इज द लिवर पार्ट ऑफ द एनिमल या किसी भी एनिमल का, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसकी लोकेशन होती है एब्डोमेन में अपर राइट साइड। जो स्टमक था वो था लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ना, लेफ्ट एंड बिलो ऑफ द एब्डोमेन। ये है अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, बिलो द डायफ्राम। अब इसके 2 लोब्स होते हैं, मेन लोब्स ही होते हैं। एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। वैसे तो असल में 5 लोब्स होते हैं लिवर में, लेकिन जो
अगर हम मेनली डिवाइड करें तो राइट लोब होते हैं, लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब लार्ज लोब होता है, इसमें ज्यादा लार्जर पार्ट इसमें होगा, ऐसे देख के भी समझ में आ रहा होगा ना कि ज्यादा बड़ा है पार्ट, एंड ये लेफ्ट लोब इज द स्मॉलर पार्ट। इसका फंक्शन लिवर का यही है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक ऐसा वो है सिक्रीशन है, या मतलब कह लो आप एक जैसे सलाइवा एक सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन है, वैसे ही लिवर की सिक्रीशन को, जो भी लिवर से जो जूस निकलता है, जो भी वो निकलता है, उसको हम बाइल कहते हैं। तो वो बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में और फैट्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, सही है। तो इसलिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जिस लोगों का लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनको कहते हैं कि फैट्स ना खाएं, या मतलब वो फ्राइड आइटम्स बना जाते हैं, बिकॉज फिर आपका बाइल नहीं बन रहा होता है, एंड बाइल नहीं बन रहा होता तो फैट की डाइजेशन मुश्किल हो जाती है, ज़ाहिर है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन। फिर या यही सब चीज़ें हैं मेन इसमें। अच्छा, जो लोब्स है ना, इनका क्या मेन पार्ट होता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड जो है वो सारे वो लिवर के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, और लोब्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोब्स होते हैं, सो उनको लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो और वो बाइल डक्ट्स कनेक्ट करती हैं। फिर आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जस्ट बिलो द लिवर होता है, और इसका पर्पस, इसका जस्ट नीचे होने का पर्पस भी ये है कि जो लिवर से निकल के बाइल जो निकल रहा होता है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है, सही है। तो और वो फिर सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ताकि वहाँ जाकर फिर फैट डाइजेशन हो सके। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये भी अच्छा, ये जो पूरा आपको जैसे नजर आ रहा होगा ना, ये थोड़ा लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पेनक्रियास होता है। ये सारे आपस में बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड ही होते हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये पेनक्रियास है। इसमें गॉल ब्लैडर, मैं आपको बताती हूँ, गॉल ब्लैडर ये है, यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा पेयर सा शेप नजर आ रही है ना, ये एक छोटा सा सैक होता है, ये लिवर के नीचे, जस्ट नीचे। तो ये बाइल को स्टोर करता है और कॉन्सनट्रेट करता है। और ये लिवर जो गॉल ब्लैडर की जो गॉल डक्ट होती है, बाइल डक्ट, ये डायरेक्टली बाइल को कहाँ रिलीज करती है, ड्यूओडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर हम आते हैं पेनक्रियास में। पेनक्रियास जो है वो स्टमक के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के सामने होता है, और ये सॉफ्ट लीफ शेप ग्लैंड होता है, चीजें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें गॉल ब्लैडर, लिवर और स्प्लीन से सराउंडेड होता है। तो बस ये राइट साइड ऑफ द बॉडी पर होगा, एंड बस इसका यही काम है। और इसका पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को ही एड करते हैं, सही है कि उनका पर्पस होता है। अब इसका दो काम है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट्स दो होते हैं पेनक्रियास में, इसलिए पेनक्रियास है ना वो दोनों तरह का एक ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्टली, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं इनटू ड्यूओडेनम, ये एक्सोक्राइन पार्ट ऐसा करता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है इनटू द ब्लड, सही है। तो अच्छा, बेसिकली अगर आप लाइक वैसे भी पढ़ो तो दो तरह के हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे यहाँ लिखा है सामने, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना, एंडो मीन्स इनसाइड या इन, तो एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड को, डायरेक्टली जो भी चीज़ होती है वो डायरेक्ट रिलीज करते हैं इन द ब्लड। सो उसका कोई ऐसा नहीं होता है किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाएगा, कोई इस तरह नहीं जाएगा। एक्सोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो किसी के थ्रू भी जाते हैं, अपने जो भी उसकी सिक्रीशंस होती हैं वो किसी भी एक डक्ट के थ्रू या किसी वेसल के थ्रू वो कहीं पे जिस टारगेट एरिया को भिजवाती हैं। जैसे अगर आप देखो कि पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक डक्ट भी है, तो इसका मतलब कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है बिकॉज उसकी डक्ट इज लाइक ट्रांसफरिंग द पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूओडेनम, और एंडोक्राइन इसलिए बिकॉज इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है खुद ही रिलीज हो जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो वो जब भी अगर शुगर लो हो रही होगी, जैसे हमने होम्योस्टेसिस से पढ़ा था, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी इंसुलिन, एंड ब्लड में आपका अगर शुगर ज्यादा हो रही होगी तो वो कम कर देगी, व्हाटएवर, सही है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे।
इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।